नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, आईटीबीपी की 2 नई कमानों का जो संचालन शुरू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है आपके न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता का ऑस्ट्रेलिया ने जो समर्थन किया है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है अबू धाबी की कंपनी मुबादला के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में जो निवेश किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विद्यार्थी, इस क्वेश्चन में जो आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनर्जी जिसको हम हिंदी में तो बोलते हैं परमाणु आपूर्ति समूह, जिसको हम बोले एनर्जी से फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको जानकारी दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है और परमाणु आपूर्ति समूह में यानी कि एनर्जी में 48 देश शामिल हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया भी एक है। और ये समूह यानी कि एनर्जी वैश्विक परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता है। भारत ने मई 2016 में इस समूह में सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया था, परंतु चीन ने इसका भारत की सदस्यता का विरोध किया। इस समूह में अधिकतर जो देश हैं, सदस्य देश, वो भारत का समर्थन करते हैं, परंतु चीन हमेशा से भारत की सदस्यता का विरोध करता आया है। तो अब जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर भारत की इस समूह में सदस्यता का समर्थन किया गया है, तो इससे भारत की सदस्यता की दावेदारी जो और मजबूत हुई है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको जो है जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है इसमें कि इसकी कुल सदस्य संख्या, एनर्जी की कुल सदस्य संख्या कितनी है, ये ध्यान रखना है आपको। और जिसने भारत की सदस्यता का जो है समर्थन किया है उसका याद रखना है, और भारत ने इसमें सदस्यता के लिए कब आवेदन किया वो आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 1.85%। विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको जानकारी दूं कि अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 9,093 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है और इसके बदले में उसे जियो में 1.85% यानी कि 1.85% की हिस्सेदारी मिलेगी। और इस निवेश के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म में 6 सप्ताह के कम समय में अब तक की टेक्नोलॉजी और ग्रोथ इन्वेस्टर्स से 87,65,535 करोड़ रुपए जुटा चुका है। यानी कि जियो प्लेटफॉर्म ने 6 सप्ताह से भी कम समय में टेक्नोलॉजी और ग्रोथ इन्वेस्टर्स से 97,65,535 करोड़ रुपए जुटा चुका है जियो प्लेटफॉर्म्स। और एक और बात इसमें आपको मैं बताऊं कि वैसे तो आपको मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। इसमें जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स में पहला नाम आता है फेसबुक का। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जियो में इन्वेस्टमेंट किया फेसबुक ने, और फेसबुक के बाद सिल्वर लेक ने, उसके बाद विस्टा पार्टनर्स ने, और उसके बाद जनरल अटलांटिक ने, उसके बाद KKR, और अब मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने यह निवेश करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना है, पहला नाम आपको याद रखना है जिसने सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने की घोषणा की थी और निवेश किया, वो फेसबुक। और ये छठा है जो मुबादला कंपनी, छठी है ये मुबादला कंपनी जिसने कि जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने की घोषणा की है। तो आपको इन 6 के नाम अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कम से कम जो पहला नाम यानी कि जो सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया उसका नाम याद रखना, फेसबुक। और ये छठी जो है कंपनी
मुबादला जिसने निवेश करने की घोषणा की है, ये दो नाम तो आप जरूर याद रखिएगा। और कितने निवेश करने की घोषणा की है तो राशि भी आपको याद रखनी है, यानी कि 9,093 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। उसके बदले में कितनी हिस्सेदारी इसको मिलेगी तो 1.85% की हिस्सेदारी इसको मिलेगी जियो में। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, इंटरनेट कंपनी गूगल ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में कितने करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है तो राइट आंसर है 3.7 करोड़ डॉलर। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में, गूगल के बारे में मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि गूगल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचई ने घोषणा की है कि इंटरनेट कंपनी गूगल नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देगी। और अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको कि जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के द्वारा हत्या के बाद पूरे अमेरिका में प्रदर्शन जारी है और उसी की पृष्ठभूमि में सुंदर पिचई ने ये घोषणा की है। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए सुंदर पिचई गूगल के सीईओ तो हैं ही, वो अल्फाबेट कंपनी के भी सीईओ हैं। तो आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है सुंदर पिचई का कि वो गूगल के सीईओ हैं और अल्फाबेट के भी सीईओ हैं। और कितनी जो है वो यहाँ पर योगदान देने की घोषणा की है तो वो आपको क्वेश्चन याद रखना है, 3.7 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है इसमें योगदान के लिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, किस देश ने थियानमेन चौक की घटना में मारे गए लोगों का सम्मान करने की चीन से मांग की है तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों में आपको इसके बारे में जानकारी दूं यहाँ पर कि चीन में बीजिंग में 4 जून 1989 को, यानी कि 1989 में 4 जून 1989 में लोकतंत्र समर्थक छात्र थियानमेन चौक में इकट्ठा हुए थे और वहां पर उन जो है लोकतंत्र समर्थक छात्रों पर गोलियां चलाई गई और जो छात्र जो है सड़क पर लेट गए तो उन पर जो है वो टैंक चला दिए गए और टैंक चलाकर उनको कुचल दिया गया। कई जो है छात्रों को जो है गिरफ्तार किया गया जो कि आज भी लापता है, उनके बारे में कोई जो है जानकारी नहीं है। तो यूएसए ने अब, क्योंकि 4 जून 1989 को ये घटना हुई थी थियानमेन चौक की, तो इसको 31 साल पूरे हो रहे हैं, यानी 31 साल पूरे हो गए 4 जून को। तो 31वीं वर्षगांठ पर यहाँ इसने यूएसए ने मांग की है चीन से कि वो इस थियानमेन चौक की इस घटना में जो लोकतंत्र समर्थक छात्र जो मारे गए थे और जिनको जो है गिरफ्तार किया गया था, लापता हैं, उनके सम्मान में जो वो कुछ है कार्य करे, यानी कि उनका सम्मान करने की बात कही है यूएसए ने। तो आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि थियानमेन चौक कहाँ, बीजिंग, और ये घटना कब हुई थी, तो वो भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, केंद्रीय गृह मंत्रालय में मीडिया से जुड़े कामकाज करने वाली नई टीम किसके नेतृत्व में गठित की गई है तो राइट आंसर है नितिन डी वाकणकर। विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की घोषणा की है तो राइट आंसर है उत्तराखंड। विद्यार्थियों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ई विधानसभा बनाया जाएगा। तो विद्यार्थियों आपको मालूम है कि उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून है, परंतु वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर है गैरसैंण। तो आपको इसको याद रखना है, गैरसैंण, जहाँ पर ये ई विधानसभा गठित किए जाने की, यानी विधानसभा को ई विधानसभा में बदलने की घोषणा की है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि विधानसभा में सारा जो कामकाज है वो सब पेपरलेस होगा। तो ये घोषणा उन्होंने की है। तो आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है गैरसैंण का नाम, जो कि जहाँ पर ई विधानसभा बनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कहां से अपने दो नव स्वीकृत कमानों का संचालन
शुरू कर दिया है? तो राइट आंसर है चंडीगढ़ और गुवाहाटी। विद्यार्थियों जानते हो गुवाहाटी, ये गुवाहाटी असम का शहर है। और यहाँ मैं आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दूं कि ये चीन के साथ भारत की जो सीमा लगती है, तो जानते हो आप कि वो जो है कुल सीमा लगती है 3488 किलोमीटर लंबी है ये सीमा, जिसको जो है बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। चीन के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर, और इस जो है सीमा रेखा को बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो यहाँ पर सैनिकों की तैनाती की निगरानी ये दोनों कमानें करेगी। जहाँ चंडीगढ़ और गुवाहाटी में ये दो नई जो कमान स्थापित की गई है, तो यहाँ से जो है इस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो सैनिक तैनात हैं उनकी जो है तैनाती की निगरानी यहाँ से की जाएगी। और वैसे आपको मालूम होना चाहिए आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। एक और बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि लद्दाख क्षेत्र में और वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्सों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच बढ़ता गतिरोध इन दोनों कमानों यानी कि चंडीगढ़ और गुवाहाटी का कामकाज शीघ्र शुरू करने की एक बड़ी वजह है। यानी कि यहाँ पर ये जो चंडीगढ़ और गुवाहाटी में जो नई ये कमान का संचालन शुरू किया गया है उसके पीछे, यानी कि जल्दी जो है शुरू किया गया है, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि वहाँ लद्दाख में और सीमा के अन्य भागों में भी चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए ये जो है दोनों नई कमानों का संचालन जो है शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको मैं जानकारी दूं कि इन दो नई कमानों के बारे में अक्टूबर 2019 में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनके गठन की जो है मंजूरी दी थी। यानी कि चंडीगढ़ और गुवाहाटी में दो नई जो है कमान की गठित करने की जो मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019 में दी थी। तो अब इनका संचालन शुरू हो गया है। तो विद्यार्थियों आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है कि चीन के साथ भारत की जो सीमा लगती है जिसको किस नाम से बोलते हैं, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा, और यहाँ पर इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, और ये हेड ऑफिस आईटीबीपी का जहाँ है ये आपको याद रखना है, और ये दो नई जो कमान जहाँ से संचालन शुरू हुआ है ये भी आपको याद रखना है, चंडीगढ़ और गुवाहाटी का नाम। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें किसे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है एम नेत्रा। विद्यार्थियों ये 13 वर्ष की है छात्रा है और इसने कोरोना महामारी के दौरान जन कल्याण के कार्य किए और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर इसको बनाने की घोषणा की गई है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए, अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी? तो राइट आंसर है 20 जुलाई। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा होती है, हर साल होती है यात्रा। तो वार्षिक यात्रा ये पहले 23 जून से शुरू होनी थी, जो कि अब 20 जुलाई से शुरू होगी, और इस बार यात्रा 42 दिन के स्थान पर केवल 15 दिन की होगी। तो आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है कि पहले कब से शुरू होनी थी और अब कब शुरू होगी, और पहले जो है कितने दिन की हुआ करती थी, तो 42 दिन की, और अब होगी 15 दिन की। तो आपको ये अतिरिक्त जानकारी याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज की सूची में अभिनेता अक्षय कुमार कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है 52वें स्थान पर है। तो विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।